ये कहानी है टूटे हुए घर की नई बहू। माँ जी, आपने मुझे आवाज लगाई। हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया है। तू जरा मुझे उठाकर बाहर ले चल, वहाँ मैं तेरी थोड़ी कुछ बैठे बैठे मदद कर दूंगी। अरे नहीं माँ जी, आप आराम से लेटिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, मुझे तेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तू भी क्या सोचती होगी, मैं अभागन तुझे शादी के बाद कोई सुख नहीं दे पाई। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ, उठ क्यों रही हो? कुछ नहीं बहू, बड़ी जोरों की ठंड लग रही है। रुको माँ, मैं आपके लिए अभी कंबल लाती हूँ। आपको बुखार है ना, इस कारण आपको जोर की ठंड लग रही है। तू मेरा कितना ध्यान रखती है। मैंने आज कुछ बहू का सुख जाना है, वरना तो अपनी बड़ी बहू का तो कोई भी सुख नहीं जाना है। अच्छा माँ, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटी? अरे माँ, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने पड़ोस में शांता भाभी से बात की थी। उन्होंने कहा है कि मेरा अनाज साफ करवा देना, उसके बदले में वो मुझे कुछ खाने को दे देंगी। तुम शांता के यहाँ काम करने जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? तुम भी क्या सोचती होगी कि मैं कहाँ आकर फंस गई? ऐसा कुछ नहीं है माँ, हर किसी को अपने भाग्य का मिलता है, कभी किसी को अपने भाग से कम नहीं मिलता है और ना ही ज्यादा। इसलिए मैं भी कभी इस बात का दुख नहीं मानती, बल्कि मैं तो यह सोचती हूँ कि मैं अपने पति और आपके बेटे की परेशानियों को कैसे कम कर सकूँ। अरे, तुम्हारे जैसी बहू तो कहीं लाखों में ही एक मिलती है। अच्छा माँ, अभी मैं चलती हूँ। अगर यह काम से आए तो इनको कह देना कि मैं पड़ोस में हूँ। फिर चंपा उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाकर दवाई देती है और शांता ताई के घर वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। अरे, आ गए आप? थक गए होंगे। थोड़ा सा दूध रखा है, आधा कप चाय बना देती हूँ, जिससे थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी। अरे उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना, जिससे हम दोनों आधा आधा कप चाय पी सके। आपको मेरा बड़ा ही ख्याल रहता है। चलिए जाइए, आप जब तक जाकर माँ जी के पास बैठो, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारा ख्याल इसलिए रहता है क्योंकि आज के जमाने में पति की परिस्थितियों को इतना समझाने वाली बीवी ढूंढने से भी नहीं मिलती है। अच्छा, आप जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लीजिए माँ जी, चाय पीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा बुखार में। यह रही आपकी चाय। कितनी सुकून वाली चाय है। और तुम्हारी चाय कहाँ है? अरे, आपने पी ली यानी मैंने पी ली, बस यही मान लीजिए आप। अरे, मैं शांता ताई के घर अनाज साफ करने के लिए गई थी ना, तो उन्होंने मुझे एक बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाई थी। अच्छा, आप यह बताइए कि आपको कोई काम मिला कि नहीं? हाँ बेटा, मैं भी आज पूरे दिन प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे श्याम बेटे को अच्छा काम मिल जाए। अरे माँ, अब क्या बताऊं, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई अच्छा काम हाथ नहीं लग रहा है। वैसे अभी कुछ दिन काम चलाने लायक काम तो मिल गया है। कुछ दिन के लिए ही सही, हमारी परेशानियां तो दूर होगी ना। वैसे भी मैंने शांता ताई से बात कर ली है, उन्होंने मुझे और भी जगह अनाज साफ करने का काम दिलाने का वादा किया है। बहू, तू ऐसे जगह जगह काम करने जाती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक समय हुआ करता था जब मेरे घर में काम वाले हुआ करते थे, और आज मेरी बहू कहीं काम करने जा रही है। इतना कहकर इमरती देवी फूट फूट कर रोने लगती है। अरे माँ, तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारा बेटा। माँ, तुम रोती क्यों हो? तुमको वैसे भी बुखार आ रहा है अभी, और तबीयत खराब हो जाएगी।
तू तो है मेरे लाल, लेकिन उसको भी तो मैंने ही जन्म दिया था। फिर वो कैसे इतना निकम्मा निकल गया कि अपने पिताजी के जाने के बाद अपने भाई माँ को भूलकर सब कुछ अकेले ही हड़प लिया। ये कहकर इमरती देवी जोर जोर से रोने लगती है। तुम अब आराम से सो जाओ, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। आपने कुछ खाया ही नहीं, चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं विमला, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। आओ चलो, हम दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर चांदनी रात में आराम से बातें करते हैं। ठीक है जी, मैं आती हूँ। लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे बिमला, तुम भी ना, मुझे कितना प्रेम करती हो। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना, ऐसी भी क्या बात है जो तुमको इतना सोच समझकर पूछना पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तू भला और क्या बात? वो क्या है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि माँ जी की कभी मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ, और माँ जी भी क्या वो मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहती हैं। तो भला और क्या बात है? तुम कितनी समझदार हो चंपा, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, और सच जरूर एक दिन सबके सामने आएगा। जी जी, मैं बस यही जानना चाह रही थी कि आपके सगे भाई भी हैं क्या? क्योंकि माँ जी के मुंह से कई बार बातों में उनका जिक्र सुना है। हाँ चंपा, मेरे एक बड़े भाई हैं। चलो आज मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हमारे पिताजी एक गांव के सबसे धनवान लोगों में से एक थे। फिर एक दिन महामारी के चलते हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर भाभी के कहने पर भैया ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। जिस बड़ी सी कोठी में वो आज रहते हैं ना, वो भी पिताजी की ही बनवाई हुई है। हम यहाँ चंपा, इस जगह जहाँ हमारी झोपड़ी है, इस जगह तो हमारे जानवर बांधा करते थे। लेकिन सब ऊपर वाले का कर्म है, आप बिल्कुल भी दुखी ना हो। अगर हमारे भाग में भी कोठी में रहना लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। और ऊपर वाले का कर्म नहीं, कर्म तो शायद हमारा ही होगा जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। लेकिन अब हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमें आगे कुछ और ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तुम कितनी समझदार हो चंपा, तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ भी कभी गलत नहीं होगा, और सच जरूर एक दिन सबके सामने आएगा। अरे यार, आज तो बहुत थोड़ी सी सब्जियां हैं, इन सब से क्या ही बनेगा। चलो मैं आटा गूंथकर रोटियां बना लेती हूँ। हम लोग प्याज भूनकर नमक से खा लेंगे, और फिर आज जाकर शांता ताई से भी बाकी घरों के लिए बात करती हूँ, जिससे मैं और अनाज घर के लिए ले सकूं। लीजिए, माँ जी खाना खा। बहू, मुझे तो जरा सी भी भूख नहीं है। अरे अगर आप ऐसे करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उठिए, खाइए खाना, फिर आपको दवा भी तो खानी है। लीजिए माँ, ये खाना खा लीजिए। हाँ बेटी, बहुत अच्छा है। अब ये पानी पी लीजिए। बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, लेकिन मैंने तो तुझे कभी कोई सुख नहीं दिया मेरी बेटी। मेरी बड़ी बहू, जिसे मैं राजकुमारी की तरह रखा करती थी, उसने मुझे घर से निकालने से पहले एक बार नहीं सोचा। फिर चंपा उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाकर दवाई देती है, और शांता ताई के घर वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। अरे आज तो इनकी झोपड़ी के बाहर बड़ी ही साफ सफाई दिख रहा है। इसका मतलब ये सही बात है कि श्याम कहीं से शादी कर लाया है, क्योंकि उस बुढ़िया से तो साफ सफाई होने से ना रही। वो चारपाई पर लेटे खांसती रहती है। चल देखती हूँ जाकर कैसी है श्याम की पत्नी। नैना झोपड़ी के अंदर जाती है
इमरती देवी आँख खोलकर देखती है। अरे तुम तो चारपाई पर ही पड़ी रहती हो। कहाँ है तुम्हारी वो प्यारी सी बहू? कौन है? अब क्या चाहिए तुम्हें? हमारा सब कुछ तो तुमने पहले से ही ले लिया है। हाँ, सब ले लिया है और अब ये झोपड़ी भी लेने आई हूँ। ये भी हमारी ही है। 4 दिन में इसे भी खाली कर देना, समझी बुढ़िया? इतना कहकर नैना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है और फिर अपने घर पहुंचकर अपने पति रतन से कहती है, सुनो जी, मैं आज तुम्हारी माँ से कह आई हूँ कि कल तक वो झोपड़ी खाली कर दे, नहीं तो मैं पुलिस को लेकर जाऊंगी। और अपने वकील से भी बात करके आई हूँ, जिसने हमारी पहले भी मदद की है। क्या? अरे अब तो उन लोगों को चैन से जीने दो। नैना, आखिर तुम चाहती क्या हो? वो फूटी टूटी झोपड़ी पर भी अब तुम्हारी आंखें अटक गई है। कुछ तो शर्म करो। अरे हाँ, आज जब मैं वहां गई तो मैंने उसे झोपड़ी के आसपास की सफाई देखी तो मेरा मन उस झोपड़ी पर आ गया। अब तो बस मुझे बाहर झोपड़ी चाहिए। अरे झोपड़ी के पीछे वाला भैंसों का तबेला हमने पहले ही उनसे हड़प लिया। मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे बस वो झोपड़ी वाली जमीन चाहिए। मैंने सोच लिया है, मैं उस जमीन पर बढ़िया डेयरी खोलूंगी और खूब सारा पैसा कमाऊंगी। वैसे भी पीछे की जमीन तो पहले से ही हमारी है। पिताजी के जाने के बाद मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए था। मैं अपनी माँ का बड़ा बेटा और श्याम का बड़ा भाई था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने उनसे सब हड़प लिया। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा भाईचारे का दिखावा ना करो और कल ही जाकर देखो उन्होंने वो झोपड़ी खाली की या नहीं। इधर चंपा अपने पड़ोसियों के यहाँ से अनाज साफ करके अपने घर आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है माँ कि आपको किसी बात की चिंता हो रही है। चंपा के मुंह से ये सारी बातें सुनते ही देवी जोर जोर से रोने लगती है और पूरी बात चंपा को बताती है। आज तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जेठानी आई थी और कह कर गई है कि कल ये झोपड़ी खाली चाहिए उसे। क्या अब उनको यह भी चाहिए? हाँ बेटा, अब हम तीनों कहाँ जाएंगे? बस यही चिंता मुझे सताए जा रही है। तो माँ जी, हमारे पास ऐसे कोई कागजात नहीं जिस पर ऐसे लिखा हो कि जमीन पिताजी ने दोनों भाइयों में आधी आधी बांटी है ना बहू? एक संदूक था जिसमें तुम्हारे ससुर जी सारे कागज रखते थे, लेकिन उनके गुजरते ही पता नहीं वो सारे कागज संदूक कहाँ चला गया। अच्छा माँ जी, आप घबराओ मत, अभी ये काम से आते ही होंगे। हम लोग बैठकर कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, फिर आपको दवा भी तो खानी है। चंपा अपने पति और सास के लिए खाना बनाती है और तब तक श्याम भी काम से वापस आ जाता है। क्या हुआ जी? आज तो आप बड़े ही खुश लग रहे हैं, कोई खास बात है क्या? अरे हाँ चंपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे काम मिल गया, वो पूरे 6 महीने के लिए। अब कम से कम 6 महीने का टेंशन तो खत्म हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ईश्वर हमारी परेशानियां कम ही नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ करके हमारी परेशानियों के आगे डाल ही देता है। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? और माँ, और तुम परेशान भी लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी भाभी आई थी और धमकी देकर गई हमें कि कल ही यह झोपड़ी खाली कर दो। यह झोपड़ी भी उन्हें चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? हम कल ही पुलिस के पास चलेंगे और अपनी सारी परेशानियां बताएंगे। अरे चंपा, पुलिस भी कुछ नहीं करती है। पिछली बार भी भाभी ने पुलिस को भी पैसे खिला दिया थे और वकील भी कर लिया था। सब पैसों में बिक जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए, फिर कल सुबह आपको काम पर भी तो जाना है। अगले दिन सुबह सुबह फिर नैना का वकील चंपा के घर आता है। क्या हुआ? तुम दोनों ने इनका घर खाली क्यों नहीं किया अभी तक? जी, अभी मेरे पति काम पर गए हैं।
कल ही हम आपकी झोपड़ी खाली कर देंगे, आप यहाँ से चले जाइए। फिर जैसे ही रात होती है, चंपा को पीछे के तबेले से बड़ी जोर जोर से भैंसों की रोने की आवाज आती है। अरे इतनी रात गए, यह भैंस क्यों रो रही है? कहीं इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं? अरे इस तबेले में काम करने वाला नौकर भी कहाँ चला गया है? चलो मैं तो जाकर सो जाती हूँ, मुझे क्या पता नहीं क्या बात है, कहीं उसे किसी कीड़े मकोड़े ने तो नहीं काट लिया। चलो चलकर देखती हूँ आखिर बात क्या है। चंपा भैंस के तबेले में लालटेन लेकर वहां जाती है और वहां जाकर देखती है कि एक भैंस ने एक जगह पर अरे, गड्ढा जैसा कहाँ कुछ ले खोद जा रहे रखा हो है मुझे? और वो चंपा के पास आकर उसकी साड़ी को मुंह में दबाकर उस गड्ढे के पास उसको ले जाती है। अरे यहाँ तो कोई बक्सा जैसा है, यह तो बहुत बड़ा बक्सा है, लेकिन यह भैंस क्यों रो रही थी और यह मुझे देखते ही एकदम से चुप हो गई। अरे यह तो बड़ा ही भारी है और यह इस गड्ढे में क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे जानबूझकर इस गड्ढे में दबा दिया हो। चंपा उस बक्से को उस गड्ढे में से बड़ी ही मुश्किल से निकालती है। उसे वहां से बाहर निकालकर अपनी झोपड़ी में ले जाती है और उसके बाद वो भैंस भी रोना बंद कर देती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे ईश्वर ने भैंस के स्वरूप में मुझे बुलाया था। अब देखो वह भैंस बिल्कुल शांत हो गई है, लेकिन अभी तो बड़ा ही अंधेरा है। मैं सुबह होते ही संदूक को खोल दूंगी कि आखिर इसमें क्या है। सुबह होते ही श्याम और इमरती देवी भी जाग जाते हैं। अरे यह संदूक कहाँ से आया? अरे बहू, यह तो वही है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। यह तुमको कहाँ से मिला? क्या माँ जी, आप सच कह रही हैं? क्या ये वही संदूक है? क्या? कौन सा संदूक माँ? ये आप किस बारे में बात कर रही हो? और ये संदूक यहाँ कैसे आया? बताओ चंपा, बात क्या है? हाँ, इसे खोलो तो देखो इसमें आखिर क्या है। हाँ बेटा, यह वही कागज है जो तेरे पिताजी के हाथ से लिखे हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर जायदाद की हिस्सेदारी लिखी थी। क्या सच में यह कागज वही है? मुझे यह संदूक पीछे तबेले से मिला। जब कल रात एक भैंस बड़े ही जोर जोर से रो रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं वो तकलीफ में ना हो, तो उसे देखने के लिए गई और फिर मुझे यह संदूक वहां दिखाई दिया और मैं इसे उठा लाई। अब हमें पुलिस के पास चलना चाहिए सीधे। पहले दिन चढ़ते ही पुलिस उनके घर आती है और साथ में नैना और लखन भी आते हैं। तुम लोगों ने अभी तक इनका घर खाली क्यों नहीं किया? इनके पास कोई सबूत है कि ये घर उनका ही है? चंपा की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर डर जाता है। अरे सबूत की क्या जरूरत है जब ससुर जी ने जाते जाते अपना सब कुछ अपने बड़े बेटे के नाम किया था। अच्छा, तो छोटे बेटे को क्यों कुछ नहीं दिया? अरे छोटा बेटा तो निकम्मा था, वह जब कुछ करता ही नहीं था तो उसे क्या ही देते फिर। बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन तू तो अपना खुद का खून है। तेरा क्या मुंह में दही जम गया है लखन? मैया, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरे लिए पिता के समान थे। हाँ हाँ, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि पिताजी हमें आधा आधा हिस्सा देकर गए थे? इमरती देवी वही संदूक उठाकर लाती है। ये क्या है? जिसे देख लखन और नैना चौंक जाते हैं। क्या हुआ है? हाँ, मैंने ही ये संदूक पीछे तबेले में छुपाया था। इंस्पेक्टर साहब, अब सीधा हम कोर्ट में मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इनसे बहुत बार पूछा था, पर इन्होंने हमेशा कहा कि ये घर इनका है। यह तो आप लोगों को जज ही बताएंगे। तो फिर आपको गलत का साथ देने से पहले पूछना चाहिए था। मेरे सामने खड़े भाई और भाभी से पूछिए, क्या यह जेल जाना पसंद करेंगे या फिर स्वीकार करेंगे कि पिताजी ने हमको बराबर हिस्सा दिया था? नहीं नहीं, हमें जेल नहीं जाना है। तुम लोग अपना हिस्सा ले लो
और हमें अपने हिस्से में हम खुश हैं। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।